स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो टॉपिक है इसके ऊपर हम PYQS की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। कल अपन ने बहुत से अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए। आज भी हम जो है वो उसी टाइप के और भी बहुत से क्वेश्चंस जो यहाँ पर RPSC सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो अपना टॉपिक है उसके अंदर से जो ये क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम यहाँ पर और आज डिस्कस करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हो सकता है इसमें एक और क्लास जो है वो आगे मेरे को लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कम से कम 2 से 3 क्लास इसके ऊपर बनेगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें, देखें और किस तरह से कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं इनको आपको देखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि हमको यहाँ पर एक तो लाइन दे रखी है RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पर लाइन हमको गिवन है ax + by + c = 0 और कर्व हमको दिया हुआ है xy = 1। अब ये जो लाइन है वो इस कर्व की नॉर्मल है, ठीक है। ये जो लाइन है वो इस कर्व की अभिलंब है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन है यहाँ पर है वो ट्रू होगी इसके अंदर से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लेकर चलते हैं ax + by + c = 0, ठीक। यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे जो कि हमारी क्या होती है, स्लोप होती है, प्रवणता होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर dy/dx निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में इस लाइन का डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा a.1 + b dy/dx + 0। तो यहाँ से हमको जो dy/dx स्लोप जो हमको मिलेगा, टेंजेंट जो हमको मिलेगी वो मिलेगी -a/b। ये हमको स्लोप मिली किसकी, लाइन की, ठीक है। ये लाइन का स्लोप है, यहाँ पर ढाल है। अब हम यहाँ पर कर्व लेकर चलते हैं। कर्व हमको गिवन है xy = 1। अब यहाँ पर भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमको कर्व गिवन है। तो कर्व से भी हम यहाँ पर टेंजेंट फाइंड करेंगे, स्लोप निकालेंगे और फिर उसके बाद में हम जो कंसेप्ट, जैसा कि अपन को पता है कि अगर कोई लाइन किसी भी कर्व की टेंजेंट होती है तो वहां पर दोनों ही स्लोप हम इक्वल करके चलते हैं। अब यहाँ पर ये टेंजेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर हमको दे रखा है नॉर्मल, अभिलंब की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो है वो अभिलंब वाला कंसेप्ट काम में लेकर चलेंगे। तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो लाइन से हमने टेंजेंट निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया है, अब हम यहाँ पर कर्व से स्लोप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो u.v से हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो x एज इट इज, y का करवा दिया dy/dx, फिर उसके बाद में x का करवाएंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और y एज इट इज, और 1 का क्या हो गया 0। तो यहाँ से हमको dy/dx जो मिला वो मिला -y/x, ठीक है। अब ये जो dy/dx आया है इसका रिजल्ट हम क्या करते हैं, पूरा ही x की फॉर्म में लाते हैं, 1 वेरिएबल के रूप में इसका रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो xy = 1 हमको कर्व दे रखा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, y का रिजल्ट है वो x की फॉर्म में निकालेंगे। तो y यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंड रिजल्ट से, कर्व से y मिल जाएगा 1/x। अब ये 1/x है वो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो dy/dx y की जगह 1/x लिखने पर ये क्या हो जाएगा, -1/x²। अब ये जो स्लोप आया है ये किसका स्लोप आया है, कर्व का। और जो कर्व का स्लोप होता है वही किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है। तो ये कर्व का स्लोप है या फिर टेंजेंट का स्लोप है, हम दोनों ही बात इसके अंदर कह सकते हैं। तो अब हमको पता है कि जो कर्व की टेंजेंट होती है, ठीक है, कर्व की जब कोई भी नॉर्मल या अभिलंब किसी कर्व पर आता है तो वो कर्व पर डायरेक्ट नहीं आता है, वो किस पर आता है, उसके वहां पर टेंजेंट पर आता है, ठीक है। अगर हम कभी भी कर्व पर अभिलंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं, तो वो सीधा कर्व पर आकर नहीं मिलता है, वो कहाँ आकर मिलेगा, उसके टेंजेंट पर आकर मिलेगा, उसकी स्पर्शी पर आकर मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अभिलंब और टेंजेंट, स्पर्शी, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो उस केस के अंदर दोनों ही की प्रवणताओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है, ऋणात्मक इकाई के तुल्य होता है, ठीक है। m1.m2 = -1, ये कंसेप्ट अपन को पता है। तो यहां पर ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता टेंजेंट की, और ये है अपने नॉर्मल की प्रवणता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इस लाइन को वहां पर क्या कहा गया है, नॉर्मल कहा गया है, अभिलंब कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको m1 कह सकते हैं और ये आपका क्या हो गया, m2 हो गया, ठीक है।
तो यहां पर हम अब परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लेकर चलेंगे। तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1, ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन m1 डॉट m2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो यहां पर है वो अभिलंब रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता का गुणनफल है वो ऋणात्मक इकाई के तुल्य होगा। तो यहाँ पर हम रिजल्ट इनके रख देते हैं। m1 का रिजल्ट अपने पास -a/b है और m2 का जो रिजल्ट है वो अपने पास में क्या है यहाँ पर -1/x² है इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x² इज इक्वल टू हमको क्या मिला -b/a। जो a/b को उधर क्रॉस करवा देंगे तो -b/a हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको इस रिजल्ट को पलट लेते हैं तो x² इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -a/b। अब यहां से हमारा जो है वो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जो हमको ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर रिजल्ट निकालेंगे। तो यहां पर x² इक्वल टू -a/b आ गया। तो हमको पता है कि x² या किसी भी रिजल्ट का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट हमको देता है, ठीक है, धनात्मक रिजल्ट हमको देता है। जबकि यहां पर इसका जो रिजल्ट आया हुआ है राइट हैंड साइड के अंदर वो क्या है -a/b है। तो यहां पर a और b का रिजल्ट ऐसा हम क्या लेकर चले ताकि यहां पर x² ऑलवेज हमको पॉजिटिव मिले, मतलब यहां से जो नेगेटिव है आगे वो यहां से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो नेगेटिव तभी रिमूव हो सकता है जब a और b दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो वहां पर, तब जाके नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां से जो कंडीशन बनेगी वो कौन कौन सी कंडीशन यहां पर बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन एक तो ये बन सकती है कि a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। a का मान ऋणात्मक हो और b का मान क्या हो धनात्मक हो, तब ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो x² पॉजिटिव मिल जाएगा। फिर उसके बाद में सेकेंड केस बिल्कुल इसका विपरीत, a धनात्मक है लेकिन b क्या है ऋणात्मक है, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी ये रिजल्ट क्या मिलने वाला है पॉजिटिव। अब यहां पर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो इन ऑप्शन के अंदर जो हमने अभी रिजल्ट निकाला है ऐसा कोई भी रिजल्ट यहां पर हमको नहीं दिख रहा है। यहां पर जो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ है इसके अंदर दोनों ग्रेटर देन दे रखे हैं, ठीक है, और फोर्थ के अंदर दोनों लेस देन दे रखे हैं। तो यहां पर ये दोनों ही रिजल्ट यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अगर रिजल्ट हम लेकर चलते हैं तो वहां पर x² का रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको नेगेटिव मिलेगा, जबकि x² का रिजल्ट क्या आना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां पर ये दोनों रिजल्ट यहां सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो अब फिर रिजल्ट बचा यहां पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये ab इज इक्वल टू 0, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाना। अब यहां पर हम लेकर चलते हैं ab इज लेस देन 0। तो यहां पर जो हमने कंडीशन लाई है उस कंडीशन को ये ab इज लेस देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ab इज लेस देन 0 दोनों का मल्टीप्लाई ऋणात्मक 0 से छोटा तब आएगा जब दोनों में से कोई एक वहां पर क्या हो ऋणात्मक हो। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है ये हमने जो रिजल्ट निकाला है उसको ये मैच कर रहा है। हमने क्या रिजल्ट निकाला है a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, या फिर यहां पर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। दोनों में से कोई एक जो है यहां पर ऋणात्मक होगा और एक क्या होगा धनात्मक होगा। तो ये जो रिजल्ट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे ऑप्शन में ये दोनों तो है नहीं, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला जो रिजल्ट दिया हुआ वो क्या दे रखा है ab इज लेस देन 0। तो हमारा आंसर ab इज लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। हमने यहाँ पर जो है वो टेंजेंट वाला कंसेप्ट हम लेकर चले, प्रवणता का कंसेप्ट लेकर चले, ठीक है। तो ये हमारे कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर होने चाहिए कि वक्र की प्रवणता स्पर्शरेखा की प्रवणता दोनों एक ही होती है, ठीक है। जो वक्र की प्रवणता है वो स्पर्शरेखा की प्रवणता है और जो स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है वही वक्र की प्रवणता होती है। और स्पर्शरेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता के अंदर हमेशा m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 का रिलेशन रहता है, बिकॉज दोनों की दोनों आपस में क्या होती है लंबवत होती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्कूल लेक्चर 2013 के अंदर आया हुआ एक और क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पर कहा गया है कि कोई वक्र है f of x इक्वल टू x² के किसी बिंदु c, f of c पर स्पर्श रेखा वक्र पर स्थित बिंदुओं a, f of a और b, f of b को मिलाने वाली रेखा के क्या है समांतर है, ठीक है। देखो ये अपना कर्व दे रखा है। सबसे पहले तो हम कर्व को लिखकर चलते हैं। तो कर्व हमारा क्या है f of x इक्वल टू x² और f of x इक्वल टू f of x क्या होता है y होता है। तो y इक्वल टू x² या x² इक्वल टू y,
ये किसकी फॉर्म है? पैराबोला की फॉर्म है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास में एक रिजल्ट आ चुका है पैराबोला की फॉर्म के रूप में, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास में यहाँ पर इस कर्व पर, इस पैराबोला पर जो है वो स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, लेकिन वो कौन से पॉइंट पर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है? वहां पर c, f ऑफ c पर बात कर रहा है कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा पर स्पर्शी रेखा वक्र पर स्थित इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां पर इस कर्व से जो लाइन स्पर्श रेखा लाएंगे इस बिंदु पर, ठीक है, उसकी प्रवणता, उसका स्लोप और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो क्या बोल रहा है? दोनों आपस में क्या है? समांतर है, दोनों रेखा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमको यहाँ पर कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो जैसे ये अपना कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसके किसी बिंदु c, f ऑफ c पर स्पर्श रेखा हमको खींचनी है। तो c, f ऑफ c, यहां पर एक कोई पॉइंट ले लेता है, इस पर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, ये यहां पर ये कोई स्पर्श रेखा है इस कर्व को जो टच करती हुई जा रही है। फिर उसके बाद में बिल्कुल इसी के समांतर एक और स्पर्श रेखा, इसी के समांतर एक और रेखा आ रही है। देखो स्पर्शी, इस बिंदु पर स्पर्शी रेखा वक्र पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अब वक्र पर कोई दो और बिंदु यहां पर ऐसे स्थित है, ठीक है, जो इनको मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल वो क्या है? समांतर है, ठीक है। इसी वक्र पर यहां पर किसी जगह दो पॉइंट ऐसे स्थित होंगे जो बिल्कुल इसी की जैसे ही यहां पर लाइन जाएगी, वो दोनों लाइनें आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। इसके कहने का मतलब ये हो गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे? ये जो पॉइंट हमको दे रखा है c, f ऑफ c, c, f ऑफ c, इस बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता m1, यहां पर दो पॉइंट हमको दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसकी जो स्पर्श रेखा आएगी m2, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। क्यों होगी? बिकॉज दोनों लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है? पैरेलल है, दोनों लाइनें आपस में क्या है? समांतर है, ठीक है। क्लियर हमको गिवन है यहाँ पर कंडीशन। मैंने यहाँ रफ डायग्राम बनाया है तो इसलिए केवल समझने के लिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो इस पर स्पर्श रेखा है और बिल्कुल कर्व पर दो पॉइंट और दे रखे हैं, उसको भी मिलाने वाली एक रेखा आएगी और वो रेखा इस रेखा के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है? समांतर है, पैरेलल है। तो हमको पता है पैरेलल वाली कंडीशन, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो m1 इक्वल टू क्या होता है? m2। ठीक इसके विपरीत अभी जो अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किया था, इसके अंदर क्या था? दो रेखा एक दूसरे के लंबवत थी, ठीक है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 का कंसेप्ट लिया था। तो एक ही एग्जाम के अंदर यहाँ पर बैक टू बैक दोनों ही जो कंसेप्ट है m1 इक्वल टू m2 पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला, दोनों ही कंसेप्ट यूज आए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, ठीक है, टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो कर्व दे रखा है उसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x, फिर यहाँ पर क्या हो गया? dy बाई dx। ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन आ गया, जिसको हम यहाँ पर f डैश x भी कह सकते हैं और y डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमको f ऑफ x की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया? f डैश x भी लिख दिया। तो f डैश x इक्वल टू 2x हो गया। अब हमको जो पॉइंट दे रखा है, जिस पॉइंट पर हमको रिजल्ट फाइंड करना है, इस पर स्पर्श रेखा जिस पर स्पर्श कर रही है स्पर्श रेखा, उस पॉइंट पर हमेशा हम स्लोप निकालते हैं, स्पर्श बिंदु पर हमेशा हम स्लोप निकालते हैं। तो हमको स्लोप निकालना है, dy बाई dx निकालना है, वो इस पॉइंट पर निकालना है। तो वो पॉइंट क्या है वो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो देखो f डैश या जो x है, f डैश x हम निकालेंगे, या जो dy बाई dx हम निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे? x इक्वल टू c पर निकालेंगे। देखो y तो है, यहाँ पर y भी हम लेकर चल सकते हैं c, f ऑफ c, बट y यहाँ पर गिवन ही नहीं है। इसके अंदर गिवन मतलब हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास y कहीं यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो जब y मौजूद नहीं है तो हम सिर्फ x का ही रिजल्ट पुट करेंगे। आप यहाँ पर लिखने में इस तरह से रिजल्ट पॉइंट इस तरह से आप लिखते हो, जैसे कि c, f ऑफ c, आप इस तरह से रिजल्ट लिख सकते हो। और एक और बेटर रिजल्ट लिखने के लिए आप f ऑफ c का भी रिजल्ट आप निकाल के यहाँ पर पहले से ही निकाल के फिर यहां पर रख दो। देखो f ऑफ x इक्वल टू अगर x स्क्वायर है, देन f ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा। तो हम f ऑफ c की जगह भी यहां पर क्या लिख देते हैं? c का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में x का रिजल्ट c है और y का रिजल्ट क्या है? c का स्क्वायर। अब हम यहां पर dy बाई dx जो हमारा m1 निकला है, प्रवणता निकली है,
वो क्या हो जाएगी 2 और x की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ से c। अगर y होता तो y की जगह हम क्या लिखते c स्क्वायर लिख देते, बट नहीं है तो हमारे पास यही रिजल्ट रहेगा। तो m1 अपने पास में यहाँ पर निकला 2c, ठीक है, तो इसको हम रिजल्ट सेकेंड दे देते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर फर्स्ट स्लोप की। अब हम बात करेंगे सेकंड वाली स्लोप की, ठीक है। अब सेकंड वाला जो स्लोप है वो निकलेगा इस लाइन से। देखो यहाँ पर वापस क्या बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन के वो पैरेलल है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमको निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की, क्योंकि वहीं से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ही निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट काम में लिया जा रहा है m1 इक्वल टू m2। तो लाइन टेंजेंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, उस रेखा की प्रवणता जो दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो यहाँ पर जो है वो m2 हम निकालेंगे। देखो वो भी हम पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट आपका ये ले लेते हैं P है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या आपका Q है, दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट में जैसे ये यहाँ पर एक P पॉइंट है और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है Q, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा का हम रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो क्या होती है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, टेंजेंट ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारे पास सूत्र होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा, ये क्या आएगा, m2 आएगा। अब देखो y2 माइनस y1 अपने पास पॉइंट क्या है, p वाला पॉइंट तो है अपने पास में a, f ऑफ a। तो देखो f ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ a इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा, जैसा अपन ने यहाँ लिखा था बिल्कुल वैसे ही। और जो हमारा q पॉइंट है वो क्या है, b, f ऑफ b मतलब b स्क्वायर। तो अपने पास ये आ गया। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे अपन y2 माइनस y1 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x2 माइनस x1 b माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर करवा देंगे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस वाले रिजल्ट से माइनस वाला रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा b प्लस a, ठीक है। तो b प्लस a आया, ये किसका रिजल्ट आया, m2 का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पर बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। हमको यहाँ पर प्रश्नानुसार क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। इस केस के अंदर जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो दोनों की ही प्रवणता परस्पर क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर m1 हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितना है 2c, और m2 है वो रिजल्ट अपने पास क्या आया, b प्लस ए, देन c विल बी b प्लस ए अपॉन 2। तो ये रिजल्ट क्या शो करता है, यहाँ पर ये रिजल्ट शो करता है कि ए बी सी किसके अंदर है, AP के अंदर है, क्योंकि ये है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, ठीक है। ABC अगर AP में है तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या होगा, b प्लस ए अपॉन 2, मतलब यहाँ पर तीन राशि अगर समांतर श्रेणी के अंदर है तो समांतर माध्य इस तरह से निकलेगा, दो संख्याओं का योग का आधा कर लेंगे हम, और वो किसके इक्वल होता है, तीसरे के, जो हमको दे रखा है इसके अंदर। तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो ये क्या हमको शो कर रहा है कि ACB इन AP समांतर श्रेणी के अंदर है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2। तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर देखो अपन को बोला ACB ही कहा गया है, तो ACB किसके अंदर रहेगा, यहाँ पर समांतर श्रेणी के अंदर होगा, AP के अंदर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा सा कंसेप्ट है वो। वहां पर दो लाइन के पैरेलल होने का कंसेप्ट पूछा गया है, जिनका स्लोप आपस में इक्वल करके हम रिजल्ट लाएंगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन वहां पर उसने घुमा के दिया, मतलब पॉइंट जो थे उसके वो थोड़े से घुमा के दिए। पॉइंट वो सीधा सीधा यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट कोई लिख सकता था, बट कैसा लिखा, C, f ऑफ C, ठीक है। यहाँ पर भी a, f ऑफ a, b, f ऑफ b। तो इसके अंदर कुछ नहीं, हमको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन के अंदर f ऑफ C, f ऑफ b, f ऑफ a का रिजल्ट निकालेंगे तो वहां पर एग्जैक्ट क्लियर पॉइंट आ जाएगा कि क्या पॉइंट दे रखा है, y का रिजल्ट आ जाएगा।
तो इस टाइप से अब यहाँ पर कभी और भी एग्जाम के अंदर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर पॉइंट इस तरह से दे रखे हो, तो यहाँ पर देखते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि फंक्शन के अंदर रखकर हम सीधा सीधा y का रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी आरपीएससी के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर, मैं लिखना भूल गया इसके अंदर, बट ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर कहा गया है कि यदि x के सभी मानों के लिए यहाँ पर a इज लेस देन इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x माइनस पाई बाय 6 लेस देन इक्वल टू b, ऐसा लिखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा सत्य होगा। कब होगा? जब वहां पर a और b के रिजल्ट इनमें से क्या निकलेंगे, तब ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा, सत्य कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने देखो एक ट्रिक पढ़ी हुई है, मैंने आपको बताई हुई है, जब अपन रेगुलर क्लास पढ़ रहे थे अपन मैक्सिमा मिनिमा की, उसके अंदर मैंने इस ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था कि जब आपका क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो a cos x प्लस b sin x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो इस केस के अंदर अगर हमको मैक्सिमम रिजल्ट निकालना होता है तो इसकी ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, cos x और sin x के मल्टीपल में जो कांस्टेंट होते हैं उनका वर्ग करके प्लस कर लेते हैं और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट c लिखते हैं। ये रिजल्ट होता है आपका मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको वहां पर मिनिमम रिजल्ट पूछा गया है तो मिनिमम रिजल्ट के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल इसके आगे हमको क्या करना होता है, माइनस। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि जितनी भी शॉर्ट ट्रिक अपन अप्लाई करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी फॉर्म बिल्कुल वैसी ही बन रही हो, क्वेश्चंस की फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी बने, तभी हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चंस एज इट इज इस फॉर्म में नहीं है, दिख तो रहा है वैसा ही बट बिल्कुल इस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपने क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हम रिजल्ट ए और बी का निकालेंगे। यहाँ पर हमको जो कंडीशन दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है, 3 cos x प्लस 4 sin x माइनस पाई बाय 6 लेस देन इक्वल टू b, ये हमको कंडीशन दी हुई है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो a cos x वाली कंडीशन आ गई, बट b sin x क्लियर नहीं है, यहाँ पर 4 sin x माइनस पाई बाय 6 दे दिया। ठीक है, जबकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए x, जबकि यहाँ पर थीटा क्या है, बिल्कुल अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो ये बड़ा थीटा दे रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है sin a माइनस b का। फिर यहाँ पर एक और बात, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं क्लियरली ऐसा नहीं लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, लेकिन हमको पता है ये जो रिजल्ट है ये किसको शो कर रहा है, मिनिमम रिजल्ट को शो कर रहा है, और ये रिजल्ट किसको शो कर रहा है, मैक्सिमम को। और फंक्शन आपका क्या है, ये बीच वाला रिजल्ट है वो आपका फंक्शन है। तो आपके फंक्शन का रिजल्ट मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, बी तक जा सकता है, और बी से क्या होगा, छोटा। फिर मिनिमम कहां तक जा सकता है, ए तक, और ए से बड़ा। तो ए और बी के बीच में यहां पर रिजल्ट घूमेगा। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 cos x एज इट इज रहेगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ, यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं sin a माइनस बी का। तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है, लेस देन इक्वल टू b, इस टाइप से। तो sin a माइनस बी का हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा, तो एक के साथ x हो गया, फिर पाई बाय 6, फिर x, फिर पाई बाय 6। अब इसके बाद 3 cos x प्लस 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर जो है इनके रिजल्ट पुट कर लेंगे, जो भी हमको रिजल्ट पता है उनके। तो sin x एज इट इज। अब cos 30 का रिजल्ट होता है √3/2, फिर माइनस cos x एज इट इज। sin 30 का रिजल्ट होता है 1/2, इस तरह से। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 cos x प्लस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 √3 sin x, फिर यहां पर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वापस इधर क्या रह जाएगा, 2, ठीक है, cos x लेस देन इक्वल टू b। अब हमारे पास cos वाले रिजल्ट दो एक जैसे रिजल्ट है, पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो a 3 में से 2 चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, cos x प्लस 2 √3 sin x लेस देन इक्वल टू b। अब हम यहां पर देख रहे हैं तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है पूरा रिजल्ट। देखो a cos x, a की जगह यहां पर क्या है, 1,
a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पर c जो रिजल्ट है वो हमारे क्वेश्चंस में नहीं है, इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट c ऐड नहीं है, तो नहीं लिखना, जीरो हो जाएगा उसकी जगह, उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट डिपेंड करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर ही इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, सी यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना हो जाएगा क्या, a, और ये अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा, b। तो a का रिजल्ट आपके पास में यहाँ पर 1 है और b का रिजल्ट आपके पास में क्या है, 2 रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट अगर हमको निकालना है या मिनिमम निकालना है, हम क्या लेकर चलेंगे, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस लिख देते हैं, एक मिनिमम रिजल्ट है, एक मैक्सिमम रिजल्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12। तो हमारे पास प्लस माइनस रूट ऑफ 13 इसका रिजल्ट निकलेगा। तो प्लस माइनस रूट ऑफ 13 यहाँ पर क्या हो गया, जो ये मिनिमम रिजल्ट है ए का रिजल्ट तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ 13, और जो मैक्सिमम रिजल्ट बी है, बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस रूट ऑफ 13। तो इस तरह से हमारे पास माइनस रूट ऑफ 13 और प्लस रूट ऑफ 13 आंसर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने ट्रिक भी इसकी पढ़ रखी है, शॉर्ट ट्रिक भी हमको पता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो क्वेश्चंस आपने जब ट्रिक पढ़ी हुई है उसी के ऊपर ये डिपेंड है, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो फॉर्म दे रखी है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपने ट्रिक की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम हमको आना चाहिए वहां पर। ठीक है, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर कैलकुलेशन पर कमांड होनी जरूरी है। ठीक है, कोई भी फॉर्म दे रखी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन इजीएस्ट फॉर्म में करना या किसी और फॉर्म के अंदर उसको रूपांतरित करना, तो ये सारी चीजें अपन को आनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर कभी कभी सीधे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कभी है वो वहां पर लॉन्ग थोड़ा सा मेथड और ऐसा भी होता है। अब देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी के एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। ठीक है, अब ये सीधा सीधा ये क्वेश्चंस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब ये आरपीएससी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पर देखो हमको क्या दे रखा है, द नॉर्मल एट द पॉइंट a, 2a मिड्स द पैराबोला। एक अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल मतलब अभिलंब, एक अभिलंब है जो इस पैराबोला को, इस कर्व को a, 2a पॉइंट पर मिल रहा है, जाके उसको मिल रहा है अगेन, और फिर वापस क्या हो रहा है, अगेन एट 80 स्क्वायर टू 80 देन t इक्वल्स टू, और वापस वो जाके वहां पर जो है वो मिलेगा उसी पैराबोला को, कर्व को। तो t का रिजल्ट क्या होगा, कहने का मतलब यहां पर ये कह रहा है कि पॉइंट a, 2a पर एक नॉर्मल है, किसका, इस पैराबोला का। अब वो नॉर्मल क्या करता है, वापस जाके पैराबोला को मिलता है दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर जाके मिल रहा है, दूसरे पॉइंट पर वापस जाके मिल रहा है। तो वो पॉइंट यहां पर क्या दे रखा है, 80 स्क्वायर टू 80। तो उस केस के अंदर t का रिजल्ट क्या होगा, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु a, 2a पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः 80 स्क्वायर टू 80 पर मिलता है, तो t का मान क्या होगा, ये है। अब इस क्वेश्चन के दो तरीके, एक तो शॉर्ट तरीका भी है और एक लॉन्ग मेथड भी है। शॉर्ट तरीका ये है कि एक बेसिक फॉर्म है इस क्वेश्चन की, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ और उसके बेस पर आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो, और डायरेक्ट उस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखने पर इस क्वेश्चन का रिजल्ट है वो आप कंपेयर करके ट्रिक निकाल सकते हो, मतलब एक तरह से ट्रिक ही हो गई। फिर मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे कि मतलब इस तरह की फॉर्म बनती है शॉर्ट ट्रिक की, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बिंदु 81, 281 पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः 82 स्क्वायर, 282, यहां पर 81 का स्क्वायर होता है पहला वाला पॉइंट भी, ठीक है। 82 स्क्वायर, 282 पर मिलता है
है तो T2 का रिजल्ट क्या होगा। ऐसा ये शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म अपन ले लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ही मैंने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन की फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है, बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, स्पर्शिक का भी क्वेश्चन बनता है ऐसा, और अभिलंब का भी बनता है, ठीक है। तो अभिलंब के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया तो अपन को ये वर्ड, इस वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करना है। स्पर्शी पर क्वेश्चंस बनता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, इसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज वो चेंज है, ठीक है, बट मोस्टली एग्जाम के अंदर वो अभिलंब पर क्वेश्चंस आता है। तो परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 81 स्क्वायर और 281 पर खींचा गया अभिलंब। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर 81 स्क्वायर 281 जो इस परवलय का बिंदु दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर पैरामेट्रिक पॉइंट है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैराबोला की कौन सी फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप हो गया, क्योंकि ये पॉइंट इस पैराबोला को क्या करता है, हमेशा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो अगर हम प्राचलिक बिंदु ले तो क्या लेते हैं, 80 स्क्वायर 280 हमेशा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है वो पैराबोला पर स्थित है और इसी पर ये इस पॉइंट से इस पैराबोला पर क्या खींचा गया, अभिलंब खींचा गया, ठीक है। परवलय को पुनः 80 स्क्वायर 280 पर आकर ये अभिलंब मिलता है तो T2 का रिजल्ट क्या होगा। तो T2 का रिजल्ट इस केस के अंदर होता है T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। ये है शॉर्ट ट्रिक, इसकी दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1, या फिर T2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो आप, T1 प्लस 2 अपॉन T1। ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है, ध्यान रख। अब इस ट्रिक पर मैं आपको एक और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये तो अपन सॉल्व करेंगे, एक और अपन क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या कहा गया अपन को, इस क्वेश्चन से इसकी तुलना करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं, ये तो हमारी पूरी ट्रिक हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं तो पैराबोला अपना वही रहेगा हमेशा। फिर यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है, 81 स्क्वायर 281, तो उससे फर्स्ट वाले पॉइंट को कंपेयर करो, ठीक है। दोनों ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है पूरी लैंग्वेज वही है, केवल पॉइंट में यहां पर चेंजेस है, और वहां पर पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ वो चेंज करके देखा, बाकी लैंग्वेज एज इट इज होगी। इसका अगर अपन डायग्राम भी एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला के पॉइंट 81 स्क्वायर 281 पर यहां पर अगर कोई अभिलंब खींचा गया, जैसे ये इसकी स्पर्शी है, अभिलंब डायरेक्ट तो आएगा नहीं, स्पर्शी पर आएगा हमेशा। अब यहां पर इस पॉइंट पर 81 स्क्वायर 281 पर एक जो है वो अभिलंब खींचा गया है, और वो अभिलंब वापस क्या कर रहा है, जाके पुनः इस पैराबोला को एक और पॉइंट पर मिल रहा है, वापस पैराबोला को ही जाकर मिल रहा है। तो वो पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है अपन को, 82 स्क्वायर 282, ये पॉइंट गिवन है। ऐसा हमने एक बार इसका डायग्राम बनाया। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन से जब इसकी कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 81 स्क्वायर 281, तो तुलना करने पर हमको T1 का रिजल्ट क्या मिल रहा है, वहां पर जो पॉइंट गिवन है हमको वो पॉइंट क्या दे रखा है, a,2a, और अपने इस क्वेश्चंस जो शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म है, क्वेश्चंस की फॉर्म है, वो क्या है अपने यहाँ पर 81 स्क्वायर 281 बिंदु जो हमको पॉइंट दे रखा है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या मिल रहा है, T1 का रिजल्ट क्या मिल रहा है, T1 का रिजल्ट हमको सीधा सीधा यहां पर मिल रहा है 1, ठीक है। इसी तरह से जो सेकेंड वाला पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, अब अपने इस क्वेश्चंस में सेकेंड पॉइंट क्या है, 82 स्क्वायर 282, तो यहां से हम T2 का रिजल्ट जब निकालते हैं, ठीक है, तो T2 का रिजल्ट यहां से क्या मिल रहा है, सीधा सीधा T कंपेयर करने पर। बाकी तो एक जैसा a की जगह है, 2a की जगह है, तो हमको हमारे पास में T1 का रिजल्ट 1 और T2 का रिजल्ट क्या मिला, T। अब ये दोनों ही रिजल्ट इस ट्रिक के अंदर अप्लाई कर दो, तो ट्रिक क्या आपने T2 का रिजल्ट क्या अपने पास में T, तो T2 का रिजल्ट अपने यहां पर पुट कर दिया T, फिर क्या है माइनस T1 कितना है 1, फिर माइनस, फिर 2 अपॉन T1 कितना अगेन 1, तो देखो कितना रिजल्ट हो गया, -1 -2 -3। तो यहां पर T का रिजल्ट जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, T की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी अपने -3। इस टाइप से हम रिजल्ट फाइंड करेंगे इसका, क्लियर हो गया। तो ये है, अब इसको अपन पूरा जो है वो लॉन्ग मेथड से इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, पूरा प्रूव कर सकते हैं। अब देखो लॉन्ग मेथड से कैसे इसको करेंगे वो भी एक बार मैं इसमें थोड़ा सा आपको पूरा मेथड नहीं बताऊंगा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, वो आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपल है। क्या करना है आप घर पे वापस प्रैक्टिस कर लेना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं।
अब यहाँ पर जैसे ये अपन ले लेते हैं, देखो आपने देख लिया वो क्वेश्चंस और ये ट्रिक दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं इस ट्रिक को ही पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये T2 इजल टू माइनस T1 प्लस 2.T1 हमको रिजल्ट मिलता है, वो कैसे मिलता है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पैराबोला है इसके इस पॉइंट पर हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, अभिलंब निकालते हैं। क्या निकालेंगे, अभिलंब निकालेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अभिलंब निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है अपने पास में, अभिलंब की समीकरण होती है y माइनस y1 इजल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1, जो भी पॉइंट हमको x1 y1 गिवन है। फिर यहाँ पर x माइनस x1 होता है, ये किसकी समीकरण होती है, अभिलंब की समीकरण होती है। तो अब अपन को यहाँ पर x1 y1 के बारे में पता है, वो क्या है आपका 81 स्क्वायर 281। फिर यहाँ पर आपको स्लोप पता नहीं है, तो स्लोप हम निकालेंगे किससे, पैराबोला से। तो पैराबोला से हम स्लोप निकालेंगे y स्क्वायर इजल टू क्या है 4ax। तो डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो 2y y डैश इजल टू 4a। तो y डैश या y1 हमारे पास निकलेगा, वो क्या निकलेगा 2a अपॉन y, 2 से 4 को कैंसिल कर दिया तो 2a अपॉन y निकला। अब ये जो y डैश आया है, मतलब जो अपना dy बाई dx आया है, वो किस पर निकालना है, 81 स्क्वायर 281 पर निकालना है। तो 2a और y का रिजल्ट यहाँ पर क्या है 281, ये हमको पहला पॉइंट दे रखा है ना, जिस पर हमको यहाँ पर टेंजेंट अभिलंब खींचा गया है, वो निकालना है। तो यहाँ पर y का रिजल्ट क्या हो जाएगा 281। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 1 अपॉन T1। तो अब यहाँ पर अब रिजल्ट पुट करते हैं y माइनस y1, y1 क्या है आपका, y1 है 281 इजल टू माइनस 1 अपॉन, ये अभी सॉरी इसको पलटेंगे अपन, बिकॉज यहाँ पर माइनस 1 अपॉन dy बाई dx है। तो ये जो स्लोप निकला है, ये स्लोप किसका है, ये स्लोप यहाँ पर टेंजेंट का है, ये स्लोप यहाँ पर कर्व का है, ठीक है। लेकिन जब अपन नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर जब ये रिजल्ट पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन करके लिखते हैं, वो रिजल्ट m1 डॉट m2 इजल टू माइनस 1 के कंसेप्ट से आता है, इसलिए इसको उल्टा कर लेते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, वो माइनस T1। फिर x माइनस x1, x1 क्या अपना पॉइंट 81 स्क्वायर, 81 का स्क्वायर। ये अपने पास में यहाँ पर जो इक्वेशन आई है, ये किसकी इक्वेशन आई है, नॉर्मल की इक्वेशन आई है, अभिलंब की इक्वेशन आई है। किसका समीकरण आया अपने पास, अभिलंब का समीकरण आया है, नॉर्मल का समीकरण आया है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है, उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब क्या हो रहा है, इस नॉर्मल की इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये हो रहा है कि ये नॉर्मल, देखो अपने पास कितनी कंडीशन दे रखी है, 2 कंडीशन दे रखी है। पहली वाली कंडीशन का यूज हम ले चुके हैं, जिस पर नॉर्मल निकालना था निकाल चुके हैं। अभी अपने पास एक और कंडीशन है जिसका यूज नहीं आया है, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या अदर अपन किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितनी कंडीशन क्वेश्चंस के अंदर दे रखी होती है, उन सभी कंडीशन का यूज लिए बिना कभी आंसर पॉसिबल नहीं है, उन सभी कंडीशन का यूज जरूर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन का यूज ले चुके हैं, अब सेकंड कंडीशन का यूज हम लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है, ये नॉर्मल अपन ने खींचा है। अब ये नॉर्मल वापस जाके इस पॉइंट पर पैराबोला को मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इस पॉइंट पर पैराबोला को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये किस पर स्थित है, ये पॉइंट पैराबोला पर भी स्थित है। देखो पैराबोला की तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, क्योंकि इसका प्राचलिक निर्देशांक मैंने अभी भी बोला पैरामेट्रिक फॉर्म है। और उसके साथ में ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा, अभिलंब को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, वहां पर हम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं। तब कोई पॉइंट अगर किसी रेखा या किसी कर्व पर स्थित होता है तो वो उसकी समीकरण को हमेशा सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस अभिलंब की समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम x1 और y1 की जगह, सॉरी x और y की जगह ये जो रिजल्ट है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो y की जगह अपने पास में क्या है 2a माइनस 2a हमने y की जगह रखा, माइनस T1 है ये। अब x की जगह हम रिजल्ट क्या पुट कर रहे हैं, AT2 का स्क्वायर माइनस AT1 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास में ये रिजल्ट आए। तो यहां से कॉमन ले सकते हैं 2a, तो क्या आया अपने पास T2 माइनस T1। यहां से हम a को बाहर निकालते हैं तो माइनस a T1, तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर क्या हो जाएगा T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1, एक बार जोड़ दिया एक बार माइनस कर लिया। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये 2 ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो रहा है। फिर यहाँ से अपने पास में
जो बचा क्या बचा, ए से ए भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचा 2, आप -T1 को इधर ट्रांसफर कर सकते हो तो क्या हो जाएगा -2/T1, फिर अपने पास में वहाँ बचा है T2 प्लस T1। अब देखो T1 को भी इधर ट्रांसफर कर दो तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -T1 -2/T1, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं T1 प्लस 2/T1। तो यही हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला था, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी वो इस तरह से ये निकली हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ पर मैंने यहाँ पर ये 2 मेथड बताने का मेरा उद्देश्य ये है, यहाँ पर आपको एक 2D के अंदर तो अपन ये पढ़ेंगे और मतलब आप लोगों को ध्यान भी है कि इस तरह से अपन ये डिटेल में रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई करवाना, अभिलंब की समीकरण क्या होती है, लेकिन वहां जब क्वेश्चंस ये ऐसा क्वेश्चंस है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्यों नहीं ये इतना लॉन्ग मेथड करे, इससे अच्छा हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रख ले तो सीधे ही उसके अंदर अगर हम ये कंडीशन जो क्वेश्चंस में दे रखी होगी उसको तुलना करके अगर हम रिजल्ट निकाल दे और सीधे इसके अंदर रख दे इस ट्रिक के अंदर, तो आंसर है वो बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चंस को अपन ने सॉल्व किया, जिसको अपन ने डायरेक्ट ट्रिक से भी देखा, ठीक है, और इसके बाद में मैंने इसका लॉन्ग मेथड भी बताया। अब देखो ये जो क्वेश्चंस आया है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों ट्रिक की फॉर्म में इसको लिखा है। ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज किया। तो ये क्वेश्चंस वही होते हैं, लगभग वैसे ही होते हैं, कई बार जो रिपीट होने वाले होते हैं, लेकिन वो हूबहू ना पूछकर थोड़ा सा वहां पर चेंज कर लिया जाता है, और कई बार क्वेश्चंस हूबहू भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर उस पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको एक बार मोटे तौर पर समझ में आ जाता है कि वहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस के पूछने की प्रकृति क्या होती है, पैटर्न अपन को पता चल जाता है। इसलिए PYQS अपन को अच्छे से एवरी चैप्टर के देखने चाहिए, मिलाने चाहिए, प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चंस मैं आपको और करवाऊंगा यहाँ पर, ताकि तुम्हारे क्लियर हो जाए। ये देखो ये RPSC के एग्जाम के अंदर 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी आप देखोगे तो लगभग वही वैसी ही लैंग्वेज है, वैसी ही कंडीशन बन रही है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, परवलय y² = 4ax के बिंदु T1 तथा T2 पर खींचे गए अभिलंब पुनः परवलय पर मिलते हैं, तो इसके अंदर से कौन सी कंडीशन वहां पर ट्रू होगी, ठीक है। तो आप बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन फर्स्ट, सीधा रिजल्ट यहाँ पर पूछा गया है। इसने यहाँ पर मतलब पूरे जो पॉइंट है वो मतलब डिटेल में नहीं दिए, इसने सिर्फ क्या बोला, पहला वाला पॉइंट किस पर है, T1 पर है। तो पहला वाला पॉइंट T1 पर है, तो वो पॉइंट हम ऐसा लेकर चलेंगे AT1², 282, क्योंकि ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, पैरामेट्रिक निर्देशांक, प्राचलिक निर्देशांक किसके, पैराबोला के। तो और सेकंड वाला जो हमारा वो पॉइंट है वो T2 है, T2 पर पॉइंट लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा AT2², 282। अब वही कंडीशन हो गई, वही क्वेश्चन हो गया, तो सीधा रिजल्ट हमको पता है T2 T1 प्लस 2/T1। तो ये जो इसका फाइनल आंसर होगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैंने आपको इसके ऊपर लॉन्ग मेथड भी बताया, शॉर्ट ट्रिक भी बताई, और एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ वो भी बताया। तो अब देखो आगे RPSC 2013-16 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमको यहाँ पर पूछा गया कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/x, ठीक है। यहाँ पर वही बात हो रही है जैसा अपन क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके हैं, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर रेज जो इसकी पावर दे रखी है वो वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो इस केस के अंदर हमारा जो फंक्शन है y = f(x) 1/x, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जो है वो हमको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में वहां पर रिपीट होते रहते हैं। कभी देखो 1/x का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाएगी, कभी x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाएगी, कभी x(1/x) की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाएगी। और इनके जब रिजल्ट निकलते हैं डिफरेंशिएशन करवाने के बाद x का जो रिजल्ट निकलता है वो मोस्टली या तो x = e निकलता है या x = 1/e निकलता है, ठीक है। उस पर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस वहां पर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप देखोगे जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं वो कई एग्जाम में ये आप दोनों ही क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस ये ऐसे कैसे एज इट इज आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन ने इसको किसके इक्वल लेकर चले, अपन y के इक्वल लेकर चले। दोनों तरफ अब हम यहाँ पर log लेंगे, log 1/x। log लेने का रीजन ये है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल रहेगा, उस केस के अंदर हम डिफरेंशिएशन करवाने के लिए हमको दोनों तरफ log
लेकर हम डिफरेंशिएशन करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो वेरिएबल पावर है वो आगे आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंशिएशन करवाना आसान हो जाता है, ठीक है। इस केस के अंदर इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं करवा सकते बिकॉज यहाँ पर ये जो पावर x लगी हुई है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तो सीधा फॉर्मूला x पावर n का बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल के लिए हमेशा हम लॉग लेकर चलेंगे। अब देखो लॉग लेने के बाद यहाँ जो पावर x है वो आगे आ जाएगी x log of 1/x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं। एक और बात यहाँ पर देखो, जब कभी भी इस केस के अंदर जब हम लॉग लेते हैं और यहाँ पर आपका log y बन जाता है, तो log y बनने के बाद जब आप डिफरेंशिएशन करवाओगे तो देखो यहाँ पर log y का डिफरेंशिएशन 1/y क्या हो जाएगा, dy/dx। लेकिन ये 1/y ये y वापस आ जाएगा। y क्या था, आपका क्वेश्चन था जो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल था। फिर अगर आपको डबल बार डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालनी पड़ेगी, तो अगेन फिर यही रिजल्ट जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा वापस। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जल्दी से रिजल्ट लाने के लिए, ये हमारा फंक्शन था। अब हमारे फंक्शन को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके जो है वो थोड़ा सा सेकंड उसके दूसरे रूप में लाया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो log y है इस प्रॉब्लम को हम बार बार फेस नहीं करें, y वापस नहीं आए, अपना क्वेश्चंस वापस नहीं आए, उसके लिए हम log y को क्या करेंगे, यहाँ पर कोई अदर फंक्शन के इक्वल हम मानकर चल लेते हैं। हमने मान लिया इधर क्या, z, ठीक है, किसी के भी इक्वल आप इसको लेकर चल सकते हो। तो log y को z ले लिया, x डॉट log ऑफ 1/x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करवाओ। अब कहीं पर भी जो है वो वापस वो फंक्शन रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा log y अपन ने क्या ले लिया, z ले लिया। अब आप डिफरेंशिएशन करवाओ, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x। तो dz/dx यहाँ पर u डॉट v से इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे, x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। फिर x न होकर क्या है यहाँ पर 1/x, तो अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x का -1/x²। देखो क्या किया, x एज इट इज है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये पूरा आपका x है, तो log x का 1/x हो गया। फिर x न होकर 1/x है तो -1/x² हो जाएगा। फिर इसके बाद x को एज इट इज रखवाया, इसका किया था। अब log x को अपन एज इट इज, log 1/x को एज इट इज रखेंगे और x का करवाएंगे, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये x पलट कर ऊपर जाएगा, x² से x² कैंसिल, यहाँ पर -1 रहेगा। तो dz/dx इज इक्वल टू -1 प्लस log ऑफ 1/x। ये अपने पास dz/dx रिजल्ट आया, मतलब अपने पास में फर्स्ट डेरिवेटिव आई, अपने पास में यहाँ पर z' आया, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब भी हमको यहाँ पर x का रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किसके इक्वल करके चलते हैं, 0 के इक्वल करके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 4 फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, हम dz/dx को किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से अपने पास में है log 1/x -1 इज इक्वल टू 0, तो log 1/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर यहाँ से log इसको जो log है उसको ट्रांसफर कर लो, तो 1/x e रेज़ टू क्या हो जाएगा 1। तो x का रिजल्ट अपने पास क्या हुआ 1/e, इसको पलटने पर। तो यहाँ पर x का रिजल्ट अपने पास 1/e निकला है। अब देखो एक और बात, यहाँ पर जब अपन मैक्सिमा मिनिमा के अंदर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए कि x के कौन से रिजल्ट के लिए मैक्सिमा मिनिमा होगा, हमको डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव ही निकाली है, अभी तक डबल डेरिवेटिव निकाली ही नहीं। तो डबल डेरिवेटिव अपन को तब निकालने की आवश्यकता होनी चाहिए जब वहां पर x के रिजल्ट 1 से ज्यादा निकले, ठीक है। जब x के रिजल्ट 1 से ज्यादा निकलेंगे तब हमको देखना होगा कि डबल डेरिवेटिव किस पर प्लस या माइनस दे रही है। लेकिन यहाँ पर जब रिजल्ट ही एक ही निकल गया है तो इसी पर या तो मैक्सिमा आएगा या क्या आएगा, मिनिमा आएगा। तो यहाँ पर हम डबल डेरिवेटिव निकालकर सिंबल चेक करने का जो हमको है वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा ही हम x का रिजल्ट हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर रखकर डायरेक्ट मैक्सिमा या मिनिमा जो भी वो पूछ रहा है वो रिजल्ट अपने सामने होगा, ठीक है। फिर भी अगर अपन वेरीफाई करना चाहे तो यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो आपका dz/dx अब थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो डबल डेरिवेटिव भी निकाल कर सिंबल चेक कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पर टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज एक ही रिजल्ट निकला है तो सीधा इसी पर ही मैक्सिमा या मिनिमा निकलेगा। तो f ऑफ 1/e पर x इज इक्वल टू 1/e पर हमको इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा जो भी रिजल्ट कह रहा है वो निकालना है। तो जो x है, x की जगह अपन क्या पुट करेंगे यहाँ पर 1/e, और यहाँ पर ऊपर भी जो x है इसकी जगह 1/e हो जाएगा। तो ये e पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो e पावर 1/e। इस तरह से ये हमारे पास
फंक्शन का रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो आप डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते थे और डबल डेरिवेटिव यहाँ ईजी हो गया निकालना। अगर ये आपका log y की फॉर्म में ही चल रहा होता और फिर आपको डिफरेंशिएशन करवाना होता डबल डेरिवेटिव, तो वहां पर आपका मेथड लंबा हो जाता। इसलिए जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आए इस तरह से, यहाँ पर इंडिपेंडेंट एक ही रिजल्ट दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर या फिर किसी के साथ प्लस माइनस करके भी अगर कोई और भी कुछ ऐसा वेरिएबल पर वेरिएबल रिजल्ट दे रखा है, तो आप सेपरेटली लेकर भी जब आप u v मानकर इसको सॉल्व करोगे तब भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो इसको। ये मेथड log y को z मानकर करना हमारे सॉल्यूशन को थोड़ा सा इजी और शॉर्ट बना देता है ये। तो इस तरह से हमारे पास में इसका रिजल्ट क्या निकला, e⁻⁴ तो e⁻⁴ इसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो मेथड अपन ने इसके अंदर अप्लाई किया बिल्कुल वही मेथड आप इन क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई करके वहां पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको कहा गया है कि कर्व 12y = x³ - 3x² कि किस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पहले एक बार अपन इस कर्व को लेकर चलते हैं, 12y = x³ - 3x²। अब अपन को छोटा सा कंसेप्ट इसके अंदर पूछा गया है जो हमको पता है। यहां पर जब कोई लाइन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को काट रही है, धनात्मक एक्स एक्सिस को काटते हुए वहां पर अगर कोई एंगल बनाती है, ठीक है, तो उस एंगल की स्पर्श टेंजेंट ही tan थीटा ही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, m होता है। ठीक है, अब यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर दो कंडीशन बनती है इसके अंदर, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लाइन यहां पर एक्स एक्सिस के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर कोई लाइन एक्स एक्स के क्या हो, लंबवत हो। एक्स एक्स के लंबवत होने का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो आपकी प्रवणता है उस केस के अंदर प्रवणता के लिए आपका जो थीटा काम में लेंगे वो क्या काम में लेंगे, 90 डिग्री काम में लेंगे। तो m = 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो उस केस के अंदर रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको इनफाइनाइट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जो लाइन है वो लाइन क्या है, एक्स अक्ष के पैरेलल है। किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, ना कि एक्स अक्ष के लंबवत। तो एक्स अक्ष के समांतर होने पर अब बताओ यहां पर आपका थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही है। तो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है तो स्लोप बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पर झुकाव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर m = tan थीटा की जगह 0 लेंगे तो tan 0 का रिजल्ट क्या निकल जाएगा, 0। तो यहाँ झुकाव शून्य होगा और यहाँ पर झुकाव क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट वाला अगर क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है, और वहां पर उस केस के अंदर अगर हमको लाइन की इक्वेशन पूछे तो उस केस के अंदर इनफाइनाइट को हम, इनफाइनाइट तो लिख नहीं सकते, अनडिफाइंड रिजल्ट है, तो इसको हम 1/0 लिखकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हम सॉल्व करते हैं। तो हमको जो क्वेश्चंस में कंडीशन दे रखी है वो ये वाली पैरेलल वाली दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बात किसकी हो रही है, सब जगह प्रवणता की बात हो रही है, स्लोप की बात हो रही है। तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12dy/dx 3x² - 6x। ठीक है, यहां से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy/dx = डिवाइड कर लेते हैं तो x²/4 - x/2 ये रिजल्ट आएगा। तो dy/dx 1/4 को हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा x² - 2x। अब ये जो dy/dx आया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये जो dy/dx जो होता है वो क्या होता है, हमारा m होता है, क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहाँ पर tan थीटा आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0। अब dy/dx क्या निकला है, 1/4 x² - 2x = 0। तो यहाँ से 4 तो क्रॉस करवाएंगे, 0 हो जाएगा। x के हमारे पास दो रिजल्ट निकलेंगे, x² - 2x। तो x² - 2x = 0, x कॉमन ले लेंगे, x - 2। तो यहाँ से x का रिजल्ट एक तो 0 निकला और एक क्या निकला, 2 निकला। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या पूछा गया है, वो पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, कि कौन से बिंदु पर वहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो वो पॉइंट पूछा है। तो यहाँ पर x का रिजल्ट आए, x के रिजल्ट आए, इसी के पैरेलल हम y के रिजल्ट निकालेंगे। तो जब x का रिजल्ट 0 है
किसके अंदर रखेंगे, कर्व के अंदर ही रख के हम y के रिजल्ट निकालते हैं। x का रिजल्ट 0 है तो y का रिजल्ट क्या निकला 0, और जब x का रिजल्ट 2 है यहाँ पर तो देखो y का रिजल्ट क्या निकलेगा, 2 का क्यूब करेंगे 12y इज इक्वल टू 8, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 और 12 से डिवाइड करेंगे तो y का रिजल्ट निकलेगा -1/3। तो हमारे पास में यहाँ पर पॉइंट क्या क्या निकले, एक तो 0,0 और दूसरा क्या पॉइंट निकला 2, -1/3। तो यहाँ पर जो हमको पॉइंट गिवन है वो क्या दे रखा है 2, -1/3। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से जो है अपन इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट पूछा था इसके अंदर कि जब रेखाएं, जब कोई भी स्पर्शी एक्स एक्स के समांतर होती है तो वो कंडीशन हमको पता है 0 डिग्री एंगल बनेगा, प्रवणता इसकी 0 होगी। और इसी तरह से अगर परपेंडिकुलर का पूछा जाता तो वो भी मैंने बता दिया है, उस केस के अंदर आप एम क्या लेकर चलते, इनफाइनाइट 1/0 लेकर चलते। संस्कृत डिपार्टमेंट 2018 के अंदर पूछा गया है ये भी क्वेश्चंस। इसके अंदर हमको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4। इस फंक्शन के अंदर हमको वहां पर ये कहा गया है कि ये फंक्शन आपका एक दिश ह्रासमान होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो कौन से इंटरवल के अंदर होगा, इंटरवल हमको पूछा गया है यहाँ पर। तो इंटरवल निकालने के लिए ऐसे अपन ने क्वेश्चंस जो है वो पहले भी डिस्कस किए, कल भी किए थे अपन ने, इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे। एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, ये अपने पास में एफ डैश एक्स है। अब यहाँ पर इंटरवल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं। तो अपने पास 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर अगर हम करवाएं तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स के दो रिजल्ट निकले, एक तो +1 और एक क्या निकला -2। ठीक है, तो x के दो रिजल्ट निकले +1 और -2। अब इसके बाद में इनको, जैसा कि हमको पता है, हम यहाँ पर क्या नंबर लाइन पर इनको शो करेंगे। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए -2 हो गया, ये +1 हो गया, ये माइनस इन्फाइनेट, यहाँ प्लस इन्फाइनेट लिखते हैं। अब यहाँ पर हम जो एफ डैश एक्स जो हमने निकाला है इधर, इस एफ डैश एक्स का हम सिंबल चेक करेंगे। ठीक है, जनरली हम एफ डैश एक्स इसके अंदर जो कॉमन लिया हुआ पार्ट है वो लेकर चलते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी रहेगा, या 6 यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में कोई रिजल्ट, एक एग्जांपल इसके अंदर पुट करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको। देखो डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग के लिए आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या मिलना चाहिए, लेस देन 0 मिलना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक रिजल्ट निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पर -3 इस एफ डैश एक्स के अंदर रख के देखते हैं। तो अपना एफ डैश एक्स जो है, एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, 6 टाइम्स ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट रखते हैं -3, तो ये कितना हो जाएगा, +9 +3 -2। तो हमको रिजल्ट यहाँ पर मिला, क्या मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। पॉजिटिव मिला मतलब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर -2 से माइनस इनफाइनाइट से -2, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इनकरेक्ट है। सेकेंड वाला ऑप्शन है -2 से 1 के बीच में क्या लेकर चले, 0, सबसे सिंपल बेस्ट एग्जांपल, एफ डैश 0। तो 0 लेकर चलेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 0 -0 -2, रिजल्ट क्या मिल रहा है आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो -2 से 1 यहाँ पर ये रहा, -2 से 1, तो -2 से 1 हमारा रिजल्ट परफेक्ट इसके अंदर, ये रिजल्ट ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या फिर x का रिजल्ट बिटवीन -2 to 1 ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम ओपन इंटरवल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर किसी भी रूप में आपका आंसर दे सकता है। अब वो हमको वेरीफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहो तो आप करके देख लो, वहां पर क्या निकलेगा, इंक्रीजिंग ही निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यूनियन वाला एग्जाम जो ऑप्शन हमको नहीं दे रखा है। क्योंकि ये जब आंसर निकल गया है तो वो आंसर तो तभी निकलेगा जब इन दोनों का क्या यूनियन दिया हुआ होता है यहाँ पर, तो वो फाइंड करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी अपन एक बार इसको देख लेते हैं, एफ डैश 2।
तो जो भी मैं यहाँ पर छोटी मोटी बातें बताता हूँ ये सारी सीखने की होती है। जैसे मैंने कहा अभी इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑप्शन में ऐसा ही दे रखा है, यूनियन होता तो हम निकालते, तो टाइम वेस्ट क्यों करना वहां पर, क्योंकि वहां पर एक एक सेकंड कीमती होता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये कोई वहां पर आर्ट्स बेस्ड एग्जाम नहीं होता है, कोई ऐसा ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस है ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हम सीधा हमने जो भी रटा हुआ याद किया हुआ है सीधा वो आया और हम सामने आंसर देख के लिख सकते हैं। हमको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हमको यहाँ पर कंसेप्ट फॉर्मूले वो अप्लाई करने होते हैं। तो निश्चित रूप से टाइम की बहुत महत्ता होती है, हमको टाइम मैनेजमेंट कर कर चलना पड़ता है। स्पीड एक्यूरेसी दोनों ही काम आनी चाहिए। तो हमको जितना हम समय बचा सके उतना बचाए तो बेस्ट रहेगा। ये भी क्वेश्चन है वो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम। इसके अंदर पूछा गया हमको कि एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है जो क्वेश्चंस के अंदर हमको गिवन है, ये पैराबोला, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन के अंदर कर्व दिए हुए हमको, ठीक है। इन कर्व में से कौन से कर्व को ये जो पैराबोला है वो 90 डिग्री के एंगल पर काटेगा, राइट एंगल पर उसको इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, वहां पर समकोणीय होंगे। दोनों कर्व एक दूसरे के वहां पर क्या होने चाहिए, समकोणीय होने चाहिए। तो ऐसा कर्व हमको इस ऑप्शन में से ढूंढ के बाहर निकालना है। अब देखो यहां पर एक और बात, यहां पर ये कर्व भी दिए हुए और एक लाइन भी दे रखी है, ठीक है। तो वो कर्व भी हो सकता है और लाइन भी हो सकती है जो इसको 90 डिग्री के एंगल पर काटेगा। तो इसके लिए हमको क्या होता है, देखो दो कर्व का इंटरसेक्शन, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन। तो दो वक्रों का प्रतिच्छेदन का क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर चुके, कई बार देखा हुआ है। तो इसमें क्या करना होता है, हमको उन दोनों वक्रों के सबसे पहले उनको सॉल्व करके प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने होते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने होते हैं। और उन इंटरसेक्ट पॉइंट पर हम वहां पर क्या करते हैं, अलग अलग उन दोनों वक्रों से स्लोप निकालते हैं m1 और m2, और फिर उसके बाद में उनके बीच का हम एंगल निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी हमको एंगल तो दे रखा है कि यहाँ पर राइट एंगल पर काटेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे समकोण। हमको तो यहाँ पर दूसरा कर्व फाइंड करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस की यहाँ पर जो है वो फॉर्म चेंज कर लिए, दोनों कर्व ने देकर एक कर्व दिया और दूसरा कर्व आप ऑप्शन से निकालो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटर तरीका है कि आप ऑप्शन से ही यहाँ पर स्लोप निकालकर जल्दी से रिजल्ट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर पहला जो कर्व दे रखा है वो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो गिवन है हमको क्वेश्चंस के अंदर। पहले सबसे पहले हम इससे स्लोप निकाल देंगे। तो स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएशन करवा कर, तो क्या हो जाएगा 2y y डैश 4a। तो यहां से अपने पास जो y डैश निकलेगा dy बाई dx निकलेगा, जिसको हम बोलेंगे स्लोप फर्स्ट m1 प्रवणता, ठीक है। तो ये अपना कितना निकलेगा 2a अपॉन y, 2a अपॉन y निकल गया। अब हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट तो यहाँ पर है नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास में यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है तो यहाँ पर इन रिजल्ट को हम x1 y1 पर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु, जब भी कभी हम स्लोप निकालेंगे तो या तो वो प्रतिच्छेद बिंदु से निकलेगा या फिर जो है वो स्पर्श बिंदु से निकलेगा। देखो प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श बिंदु से कैसे क्या निकलता है, जैसे यहाँ पर दो कर्व है, ये दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में इनकी स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटती है, और जब स्पर्श रेखाएं आएगी तब जाके स्लोप आएगा। तो यहां पर जब भी दो कर्व काट रहे हैं और कर्व से हम स्लोप निकाल रहे हैं, दैट मींस वो स्लोप किनके, उनकी टेंजेंट के स्लोप है, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर जो है वो एंगल हम फिर फाइंड करते हैं उनकी टेंजेंट के बीच का, tan थीटा। तो यहां पर जो स्लोप हमने निकाला है फर्स्ट, वो फर्स्ट कर्व से निकाल दिया है, 2a अपॉन y1 आया। अब हम यहां पर है वो सेकेंड वाले स्लोप कर्व की बात करते हैं और उसके स्लोप की बात करते हैं, और वो हमको पूछा गया कि इसमें से कौन सा होगा सेकंड वाला। तो हम इसके अंदर से ऑप्शन में से ही वो रिजल्ट उठा के लेते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से अपन को रिजल्ट का सिलेक्शन करना चाहिए फंक्शन का। अब कोई ऐसा कहेगा कि इसके अंदर से ऑप्शन उठाएंगे तो हम यहाँ पर कब चेक करने बैठेंगे इतने सारों को, कब अलग अलग वहां पर सबकी प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ पर एक सीधा सा कंसेप्ट है, हमको जो क्वेश्चंस में दे रखा है वो क्या दे रखी है, कंडीशन राइट एंगल की कंडीशन गिवन है, हमको वहां पर समकोणीयता की कंडीशन गिवन है। दैट मींस यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी दो कर्व मतलब दो स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबकोणीय होती है, परस्पर परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, राइट एंगल पर काटती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है,
बनाते हुए काटती है, उस केस के अंदर क्या कंडीशन होती है, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1, वो वाली कंडीशन होती है। तो हम m1 तो स्लोप निकाल चुके हैं, अब हम m2 स्लोप निकालेंगे किससे, कर्व से। अब कौन सा कर्व हमको यहां पर पहले ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि जल्दी आंसर निकल जाए। अब देखो यहां पर बात क्या आती है, राइट हैंड साइड के अंदर सिंबल कौन सा आना चाहिए, माइनस। अब माइनस सिंबल यहां पर जो हमको दे सकता है वो वाला कर्व कौन सा है, फोर्थ, क्योंकि वहां पर e−x/2 है, तो सीधा ही हम वहां से वो फंक्शन स्मार्ट तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अपने पास में क्या है, y इक्वल टू क्या है, e−x/2 है, ये हमारा जो है वो सेकेंड कर्व हो जाएगा। अब यहां से भी आप डिफरेंशिएशन करवाएंगे इसका सेकेंड स्लोप निकालने के लिए, m2 dy/dx, तो देखो क्या हो जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, बट x ना होकर क्या है, -x/2 है। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो -x का हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 2a। तो हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमको ये e⁻x -x/2a को रिमूव करना है, तो इसका रिजल्ट हमारे क्वेश्चंस के अंदर फंक्शन में क्या दे रखा है, y, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, माइनस आगे है ये और अपॉन क्या हो जाएगा 2a। तो ये अपने पास हो गया m2। अब यहाँ पर जो m2 और m1 हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं, इनका हम मल्टीप्लाई करवा कर जो है चेक करेंगे, सिंबल चेक करेंगे। तो m1 का रिजल्ट अपने पास क्या है, 2a/y, और m2 का रिजल्ट अपने पास क्या है, -y/2a। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, y से y कट गया, 2a से 2a कट गया, तो रिजल्ट हमको कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों स्लोप क्या है, परस्पर दोनों लाइनें परस्पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। तो बहुत इजी है, अपने कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं पर भी कहीं कोई समस्या नहीं आती है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर सेकेंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको कहा गया है कि tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, x इज ग्रेटर देन 0, तथा sin इनवर्स 2x/1 + x², x इज ग्रेटर देन 0 के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग बड़े बड़े फंक्शन दे रखे, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेटली पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। देखो एक बार हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला हमारा रिजल्ट है उसको u के इक्वल लेकर चलते हैं, क्या है वो, tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। अब जो सेकेंड वाला रिजल्ट है उसको हम ले लेते हैं v, वो हमको गिवन है sin इनवर्स 2x/1 + x²। अब हमको क्या करना है, u का v के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये अगर u माना है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। दैट मींस वो क्या कहना चाहता है कि यहां पर u का डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, ये कहना चाहता है। मतलब क्या निकालना है अपन को, du/dv निकालना है, u का v के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स वाले फंक्शन का sin इनवर्स के फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो हम इनकी जो फॉर्म दे रखी है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई बनाते हैं। x की जगह यहाँ पर हमको पता है 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा के इक्वल होता है। तो जब कभी भी आपको 1 + x² दिखे, चाहे रूट के अंदर है चाहे बाहर है, तो आपको x को क्या लेकर चलना चाहिए, tan थीटा, 1 + x² हो तो। और जब कभी 1 - x और 1 + x हो तो उस केस के अंदर x को क्या लेकर चला जाता है, cos थीटा, ताकि वहां पर हाफ द एंगल फॉर्मूला लग जाए। तो यहां पर जो है वो x की जगह हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं किसका, tan थीटा का। तो ये इसके अंदर देखो वापस हमको जब हमने माना है यहां से, तो वापस जो रिजल्ट है वो x की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो x = tan थीटा है, तो थीटा = क्या हो जाएगा, दोनों तरफ tan इनवर्स ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो लास्ट में जहां कहीं पर भी थीटा होगा उसको इस फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारी x की फॉर्म है न कि थीटा की फॉर्म है। तो यहाँ पर हम x की जगह tan थीटा लेंगे, 1 + tan² थीटा - 1/x। तो u = tan इनवर्स, अब देखो 1 + tan² थीटा sec² थीटा रूट से बाहर निकालेंगे, sec थीटा -1 अपॉन, नीचे भी x की जगह हमको है वो tan थीटा पुट करना है, और जो tan थीटा है उसको एक बार मैं एज इट इज लिखता हूं। अब अपन क्या करते हैं,
सेक और टेन की जगह सबको इनको साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सेक थीटा टेन थीटा को साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि बाहर टेन इनवर्स है तो वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट हटके सिंप्लीफाई रिजल्ट आ जाए। तो सेक थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन इनवर्स, अब यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ पर हाफ दी एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे यहाँ पर साइन थीटा के अंदर भी हाफ दी एंगल लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। जब ऊपर थीटा हाफ दी एंगल में कन्वर्ट हो चुका है, थीटा अपॉन 2 आ चुका है, तो नीचे वाले फंक्शन का भी रिजल्ट हमारे जो होगा क्या होगा थीटा अपॉन 2 में आना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे वाले भी साइन थीटा में हमने हाफ दी एंगल लगाया तो 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 2, टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2। अब देखो थीटा का रिजल्ट क्या था वहां पर टेन इनवर्स एक्स, हमने वहां पर जो है वो पहले से ही रिमूव करके रिजल्ट रख दिया था। थीटा इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना अगेन टेन इनवर्स एक्स, तो वो यहाँ पर अपन ने रखा। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो किसका रिजल्ट आया है, u का x की फॉर्म में रिजल्ट बना, ठीक है, u का रिजल्ट आया। अब हमको क्या निकालना है, du निकालना है, ठीक है, du अपॉन dv निकालना है, तो पहले हम du निकाल देते हैं। तो ये जो u है, u का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज यहाँ पर u का फंक्शन है वो क्या है x की फॉर्म में, तो हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं du अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम इसको रिजल्ट फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम वहां पर सेकंड वाला जो हमारा रिजल्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां सीधा सा ये हाफ द एंगल फॉर्मूला लग रहा है साइन का टेन की फॉर्म में, तो साइन का टेन की फॉर्म में होगा तब जब हम यहाँ पर एक्स की जगह इधर भी क्या पुट कर रहे हैं टेन थीटा ही कॉमन ही है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स, अब यहां पर ये टेन 2 थीटा का हाफ द एंगल फॉर्मूला है, सॉरी ये साइन 2 थीटा का हाफ द एंगल फॉर्मूला है टेन की फॉर्म में, ठीक है, साइन का टेन की फॉर्म में हाफ द एंगल, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और बचेगा क्या 2 थीटा, तो v इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा अगेन क्या हो जाएगा, अभी टेन थीटा लेकर चले तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो यहां पर भी हम जो है वो x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 डॉट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट क्या आया, सेकेंड रिजल्ट आया। अब फर्स्ट रिजल्ट जो अपन ने निकाला था वो क्या था, वो भी यही था du अपॉन dx क्या था अपने पास में, du अपॉन dx था 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो सेकंड रिजल्ट हमारे पास निकला, सॉरी, और जो सेकंड रिजल्ट हमारे पास निकला है वो क्या निकला है dv अपॉन dx 2 डॉट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको u का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। तो du अपॉन dv निकालना है, तो du अपॉन dv चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर du अपॉन dx डॉट dx अपॉन dv हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर है वो ऊपर रहा, du ऊपर है तो du ऊपर रहा, ठीक है, और dv नीचे है तो dv नीचे ही रहना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, नीचे dx और ऊपर dx लिखा, dx से dx कट जाएगा, वापस वही कंडीशन आएगी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से du अपॉन dx का रिजल्ट हम रखेंगे। सबसे पहले हमको क्या मिला यहाँ से 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला du अपॉन dx का। अब dx अपॉन dv मतलब dv अपॉन dx को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो dx अपॉन dv का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास du अपॉन dv u का v के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट निकलेगा डिफरेंशिएशन का वो क्या निकलेगा 1 अपॉन 4। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर डिपेंड था, ठीक है। तो पहले अपने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया और फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन करवाया अलग अलग। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यहाँ पर फंक्शन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
दिया गया है दोनों फंक्शन, और पूछा क्या है, डिफरेंशिएशन। तो दोनों ही बातें यहाँ पर आ गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की भी बात पूछ ली उसने, और वहां पर डिफरेंशिएशन भी पूछ लिया। तो यहाँ पर इसी तरह से वहां पर एग्जाम के अंदर जो है वो मिक्स क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर ये सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया है। इसके अंदर हमको कहा गया है कि किसी इंजन कार्य करने की गति निम्न सूत्र द्वारा दी गई है। कोई ऐसा एक इंजन है जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है वहां पर। तो हमको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ वी इज इक्वल टू 15v प्लस 6000 अपॉन v, ऐसा हमको ये फंक्शन गिवन है, वेयर v इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 30, जहां पर v जो है वो 0 से 30 के बीच में हमेशा रहता है। जहां v है इकाई इंजन की क्या है, गति है, वहां पर v को है वो स्पीड कहा गया है। ठीक है, तो कार्य करने की न्यूनतम दर के लिए v का मान क्या होगा, वहां पर वही बात पूछी गई, न्यूनतम दर। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर सीधा सीधा है, न्यूनतम अधिकतम मतलब मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, v के किस मान के लिए, देन द वैल्यू ऑफ v फॉर v के किस मान के लिए यहां पर ये इसकी दर क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो अब अपन यहां पर क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वन टाइम डिफरेंशिएशन करवाते हैं। तो कितना हो जाएगा, v हमारा फंक्शन है, यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं। तो 15 v का v के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 अपॉन v का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर। तो 6000 एज इट इज v स्क्वायर होगा। ठीक है, ये अपने पास में डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव आ गई। अब हम डबल डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं। तो 15 का हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 अपॉन v स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन v, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, सॉरी 1 अपॉन जो एक्स स्क्वायर होता है उसके डिफरेंशिएशन के लिए हम पावर को आगे लाएंगे। तो -2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 और 6 2 12,000 हो जाएगा, और अपॉन v का क्या हो जाएगा, क्यूब, -1 एक और उसके अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में f डबल डैश क्या मिला, 12,000 अपॉन v क्यूब मिला। ये अपने पास में रिजल्ट आया। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो f डैश x है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो 4 फाइंड मैक्सिमा मिनिमा f डैश v इक्वल टू 0। तो यहाँ से 15 माइनस 6000 अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे इसको, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000 अपॉन 15, ये रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ से 400 रिजल्ट मिलेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू 400, देन v इक्वल टू प्लस माइनस 20। v का रिजल्ट अपन को क्या मिला, +20 और -20। तो सीधा सीधा यहाँ पर रिजल्ट हमको गिवन है, क्या हो जाएगा, +20 यूनिट यहाँ पर हमारी जो है वो इसका परफेक्ट आंसर निकलेगा। इस पर मैक्सिमम या मिनिमम रिजल्ट देगा। अब देखो वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि डबल डेरिवेटिव अपन को किसी क्वेश्चंस में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर कहीं और कोई दूसरा ऑप्शन दे रखा होता, एक ही रिजल्ट है अपने पास 20, और देखो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या मिला, वो 20 रिजल्ट दे रहा है। तो सीधा सीधा हमको यहाँ पर दूसरा और कोई कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, डबल डेरिवेटिव पर सिंबल चेक करने की जरूरत नहीं, वो निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था।